हम्म, तो हमने साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल एस्पेक्ट कंप्लीट कर लिया है, तो हमें फ़िज़िकल करना है। फ़िज़िकल साउथ अमेरिका का फ़िज़िकल, जिसमें रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, ये सारी चीज़ें हम एक करके देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माउंटेन्स से देखते हैं। माउंटेन्स से तो माउंटेन से शुरू करते हैं। तो साउथ अमेरिका के अंदर एक एंडीज़ फोल्ड माउंटेन्स की रेंज है। एंडीज़ फोल्ड माउंटेन्स की रेंज है। अब फोल्ड माउंटेन्स का कैसे फॉर्मेशन होता है? फोल्ड माउंटेन्स का जब फॉर्मेशन होता है, या तो एक ओशियन की प्लेट और या एक कॉन्टिनेंट की प्लेट का जब कन्वर्जेंस होता है, या फिर जब कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट की प्लेट का कन्वर्जेंस होता है, तब जाके फॉर्मेशन होता है फोल्ड माउंटेन्स का। बट इस वाले केस में यहाँ पे ओशियन की प्लेट और एक कॉन्टिनेंट की प्लेट का कन्वर्जेंस हुआ है, जिसकी वजह से फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। जब ओशन एंड कॉन्टिनेंट की प्लेट का कन्वर्जेंस हुआ है, तो बहुत सारे सेडिमेंट्स होंगे वो तो ऊपर उठ गए इन द फॉर्म ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। उन्होंने फोल्ड माउंटेन्स बना लिया है, और जो प्लेट है वो नीचे चली गई होगी। जो ओशन की प्लेट है वो एक्चुअली हेवी होती है। हेवी होने की वजह से वो सबडक्ट हो जाती है। सबडक्ट होने की वजह से वहाँ पे एस्थेनोस्फेयर में जाके प्रेशर इंक्रीज़ होता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। तो फिर प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और एक वॉल्केनोज़ का फॉर्मेशन होता है। तो वो इस वजह से होता है। तो यहाँ पे भी ओशन की प्लेट एंड कॉन्टिनेंट की प्लेट का कन्वर्जेंस हुआ था, जिसकी वजह से फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो गया। बस तो हो गया। फिर फोल्ड माउंटेन्स कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? फोल्ड माउंटेन शुरू होते हैं वेनेजुएला से लेके कोलंबिया, फिर इक्वेडोर, फिर पेरू, बोलीविया में आके इनकी विड्थ बढ़ जाती है। फिर अर्जेंटीना एंड चिली के अंदर ये जाते हैं। मतलब ये 7 कंट्रीज़ को कवर करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज़ में होके ये जाते हैं। तो जो एंडीज़ माउंटेन रेंज है, इसकी जो लंबाई है वो 7,200 प्लस किलोमीटर्स इसकी लंबाई है, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रेंज है जो कि किसी भी कॉन्टिनेंट पर प्रेजेंट है। मतलब ओशंस को छोड़ दो तो कॉन्टिनेंट पर मिलने वाली ये सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है, जो 7 कंट्रीज से होके जाती है। 7,200 प्लस किलोमीटर लंबी है, और ये फोल्ड माउंटेन्स का पार्ट है, एंडीज़ फोल्ड माउंटेन्स। अब इसमें कुछ जैसे रेंज है, पूरी रेंज में कुछ ना कुछ माउंटेन्स होंगे, तो उन माउंटेन्स को देखते हैं फटाफट से। यहाँ से शुरू हो रही है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पे इसकी विड्थ बढ़ जाती है। सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं और ऊपर से जाएंगे। यहाँ आती है इसकी एक पीक अकोनकागुआ। अकोनकागुआ है, जो अकोनकागुआ है वन ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका भी है। उसका क्या नाम है? अकोनकागुआ। यहाँ पे एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। मतलब वॉल्केनोज़ के टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। तो ये एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में आता है अकोनकागुआ। ये हाईएस्ट पीक है। इसके थोड़ा सा ऊपर आता है ओजस डेल सेलाडो। तो ये जो ओजस डेल सेलाडो वाली जो पीक है, ये कुछ टाइम पहले तक एक्टिव वॉल्केनो का पार्ट थी, बट ये अभी डोरमेंट की कैटेगरी में आ चुकी है। तो अकोनकागुआ एंड ओजस डेल सेलाडो ये दोनों पड़ते हैं चिली एंड अर्जेंटीना के बॉर्डर पे, यानी कि दोनों के बीच में पड़ते हैं। फिर आते हैं हम इधर पेरू के अंदर है 2 पीक है इसके अंदर। एक है, हमें पढ़नी है मिस्टी, और एक है हुआस्करण। मिस्टी एंड हुआस्करण। तो जो हुआस्करण है, ये हाईएस्ट पीक है पेरू की। हुआस्करण इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पेरू। फिर आते हैं इक्वेडोर में है, इसमें भी 2 है। इसके अंदर है एक तो कोटोपेक्सी और एक है चिम्बोराज़ो। कोटोपेक्सी एंड चिम्बोराज़ो। जो कोटोपेक्सी है उसके अंदर अभी एक्टिव वॉल्केनो है,
एक्टिव वॉल्केनो प्रेजेंट है। कोटोपेक्सी के अंदर एक्टिव वॉल्केनो प्रेजेंट है एंड चिम्बोराजो हाईएस्ट पीक है। फिर कोलंबिया के अंदर आते तो हमें यहाँ पे कुछ पैरेलल रेंजेस मिलती है, कुछ पैरेलल लाइंस मिलती है जिनको हम बोल देते हैं कोर्डिलेरास। क्या बोलते हैं उनको? कोर्डिलेरास। एक बार अलग से लिख लेते हैं, कचरा ना हो ताकि। एंडीज फॉल्ट माउंटेन्स है, कन्वर्जेंस से फॉर्मेशन हुआ है। फिर 7200 किलोमीटर प्लस की रेंज है, 7 कंट्रीज से जाके पास होती है, कॉन्टिनेंट में मिलने वाली हाईएस्ट रेंज है। 7 कंट्री वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली एंड अर्जेंटीना से ये जाती है। अब हाईएस्ट पीक है अर्जेंटीना एंड चिली के बीच में है, अर्जेंटीना एंड चिली के बीच में है अकोनकागुआ एंड ओजस डेल सलाडो। फिर पेरू के अंदर है, पेरू में है मिस्टी एंड हुआस्करन। फिर उसके ऊपर इक्वाडोर में है कोटोपेक्सी एंड चिम्बोराजो। कोटोपेक्सी क्या है? एक्टिव वॉल्केनो है। फिर यहाँ के कोलंबिया के अंदर कोर्डिलेरास बोलते हैं, पैरेलल रेंजेस है कोई 3, उनको कोर्डिलेरास बोलते हैं। तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा माउंटेन्स का डिस्कशन। ठीक है, माउंटेन्स के बाद डेजर्ट्स पढ़ लेते हैं। इसके अंदर मतलब साउथ अमेरिका के अंदर 2 डेजर्ट्स है। पहला डेजर्ट है ये वाला, दूसरा यहाँ कहीं पड़ता है। जो पहला डेजर्ट है जो कि ये वाला है, इसका नाम है अटकामा का डेजर्ट। अटकामा डेजर्ट ये वर्ल्ड्स वन ऑफ द ड्राइएस्ट डेजर्ट है, वन ऑफ द ड्राइएस्ट डेजर्ट है। ये चिली के अंदर प्रेजेंट है मेजरली। और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है? क्योंकि यहाँ से चलती है ईस्टर्ली विंड्स, तो ईस्टर्ली विंड्स चलने की वजह से यहाँ पे क्या होता है? कोल्ड वाटर है तो इवेपोरेशन नहीं होगा, इवेपोरेशन नहीं होगा तो यहाँ पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा और रेनफॉल नहीं होगी। तो रेनफॉल नहीं होने की वजह से यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो रहा है? डेजर्ट फॉर्मेशन हो रहा है। फिर आती है दूसरी, ये वाला डेजर्ट, नीचे वाला ये वाला, इसका नाम है पेटागोनिया का डेजर्ट, मतलब पेटागोनियन डेजर्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ? अब यहाँ पे तक तो था एक रीज़न ट्रॉपिकल, यहाँ से शुरू हो गया टेम्परेट रीजन में जो विंड्स चलती है वो चलती है वेस्टर्ली विंड्स चलने की वजह से, मतलब विंड्स ऐसे चल रही है। तो यहाँ पे वार्म वाटर आ रहा है, पर वार्म वाटर क्लाउड्स बना रहा है, बारिश हो जा रही है यहाँ पर। प्लस यहाँ पर क्या है? विंडवर्ड एंड लीवर्ड साइड का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर क्या है? एंडीज़ माउंटेन रेंज है। और विंड्स हमने जैसे कि देखा कि विंड्स जो चल रही है वो चल रही है वेस्टर्ली विंड्स चलने की वजह से यहाँ पे बादल बन रहे हैं, बारिश भी हो रही है। यहाँ पे माउंटेन्स है, विंड्स इधर से आ रही है, ये विंड्स ऊपर चढ़ रही है, निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी के साथ साथ बारिश भी हो रही है। पर ये वाला एरिया पड़ गया, ये वाले जो साइड होती है इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड, जिस तरफ से बादल आ रहे हैं, जिस तरफ से रेन हो रही है। और जो अपोजिट साइड होती है, क्योंकि इनसे टकरा के बादल ऊपर उठते हैं, कंडेंसेशन होता है, वही प्रोसेस होती है और वो बरस जाते हैं। दूसरी जो साइड होती है उसको बोलते हैं लीवर्ड साइड। जो लीवर्ड साइड होती है वहाँ पर बारिश नहीं होती है। जो लीवर्ड साइड है इसी को हम एक तरीके से रेन शेडो एरिया भी बोला जाता है। जो लीवर्ड साइड है जिस तरफ बारिश नहीं होती, क्योंकि माउंटेन्स आ जाते हैं, माउंटेन्स के एक तरफ बारिश हो जाती है जिधर से बादल आ रहे होते हैं, तो इधर की तरफ में वेस्ट से बारिश आ रही है,
वेस्टर्ली विंड्स चल रही है, यहाँ क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सारी बारिश तो विंडवर्ड साइड में हो जाएगी और लीवर्ड साइड में रेन शेडो रीजन बन जाएगा। और रेन शेडो रीजन बनने की वजह से ही यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर डेजर्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि बारिश तो सारी इधर की तरफ ही हो जाती है, तो यहाँ पे कुछ बचता ही नहीं है, क्लाउड्स ही नहीं रहते हैं जिनके पास मॉइस्चर हो, एकदम खाली क्लाउड्स बन जाते हैं, मतलब निम्बो स्ट्रेटस होते हैं पहले, वो बरस जाते हैं, कुछ बचता ही नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे पैटागोनियन का डेजर्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक डेजर्ट का फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि ईस्टर्ली विंड्स चल रही है, यहाँ कोल्ड वाटर हो रहा है, इवेपरेशन नहीं हो पा रहा है। दूसरा चल रहा है विंडवर्ड एंड लीवर्ड साइड की वजह से दूसरे डेजर्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। 2 डेजर्ट्स है। फिर आते हैं हम प्लेट्यूज पे, साउथ अमेरिका के प्लेट्यूज में। अब प्लेट्यूज को प्लेट्यूज पे आते हैं कि कौन कौन से टाइप के प्लेट्यूज है। तो सबसे पहले यहीं पर है पैटागोनियन का प्लेट्यू, पहला पैटागोनियन प्लेट्यू। दूसरा यहाँ पे है बोलीवियन प्लेट्यू, जो मोस्टली इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में है, पेरू एंड बोलीविया के बीच में बोलीविया का प्लेट्यू। एक प्लेट्यू यहाँ पर है और एक प्लेट्यू यहाँ पर है, तो 4 प्लेट्यूज़ है मोस्टली। तो सबसे पहले ये वाला देखते हैं पैटागोनियन का प्लेट्यू। पैटागोनियन प्लेट्यू को हम क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम है पिडमोंट प्लेट्यू। पिडमोंट प्लेट्यू, इसको पिडमेंट प्लेट्यू इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इसके एक तरफ तो माउंटेन्स है और दूसरी तरफ इसके ओशन है। तो जो भी प्लेट्यूज़ जिनके एक तरफ माउंटेन्स हो, फिर प्लेट्यूज़ हो और फिर ओशियंस हो, तो इनको बोलते हैं पिडमोंट प्लेट्यूज़। तो ये हो गया नंबर 1 चीज़, पिडमोंट प्लेट्यू। इसके बाद आते हैं यहाँ पे बोलीवियन प्लेट्यू पे। ये पेरू एंड बोलीविया के अंदर प्रेजेंट है। अब ये वाला जो प्लेट्यू है इसको बोला जाता है इंटर माउंटेन प्लेट्यू। ये थोड़ा नाम से भी क्लियर हो सकता है क्योंकि बोलीविया के अंदर हमने देखा कि जो एंडीज़ फॉल्ट माउंटेन की रेंज है उसकी जो वर्थ होती है वो ज़्यादा होती है, और ये जो प्लेट्यू है बोलीविया का, ये अपने चारों तरफ से एंडीज़ माउंटेन की रेंज से सराउंडेड है। तो जहाँ पे सिचुएटेड है उसके चारों तरफ एंडीज़ माउंटेन रेंज है। तो इस टाइप के प्लेट्यूज़ को बोलते हैं इंटर माउंटेन प्लेट्यूज़। 2 प्लेट्यूज़। तीसरा प्लेट्यू है यहाँ पे ब्राज़ील के अंदर, जिसका नाम है प्लेट्यू ऑफ मेटाग्रोसो का प्लेट्यू है, जो कि ब्राज़ील के अंदर प्रेजेंट है। दूसरा प्लेट्यू भी ब्राज़ील के अंदर ही प्रेजेंट है, जिसका नाम है कि बोरबोरेमा। प्लेट्यू ऑफ बोरबोरेमा है ब्राज़ील के अंदर, प्लस प्लेट्यू ऑफ मेटाग्रोसो है ब्राज़ील के अंदर। बोलीवियन प्लेट्यू है इंटर माउंटेन प्लेट्यू है एक तरीके से, जो कि पेरू एंड बोलीविया के अंदर प्रेजेंट है। फिर आता है हमारा पैटागोनियन प्लेट्यू, जो कि अर्जेंटीना के अंदर प्रेजेंट है, और वो एक तरीके से पिडमोंट प्लेट्यू का टाइप है क्योंकि वो एक तरफ माउंटेन से सराउंडेड है, दूसरी तरफ ओशियन है। तो 4 प्लेट्यूज थे। फिर आते हैं हमारा माउंटेन्स हो गया, डेजर्ट हो गया, प्लेट्यू हो गया। अब हमें लेक्स पढ़नी है, प्लेन्स या ग्रासलैंड्स ही पढ़ने हैं, और फिर पढ़नी है रिवर्स। तो हमारे 3 टॉपिक हो चुके हैं, 3 टॉपिक रह रहे हैं। तो हम अब पहले ग्रासलैंड्स पढ़ लेते हैं। तो ग्रासलैंड्स को हमें ना क्लासीफाई कर सकते हैं कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है, क्योंकि साउथ अमेरिका में ट्रॉपिकल एरिया भी है, टेम्परेट रीजन भी है, और प्लस कुछ एरिया ऐसा हो सकता है, कुछ ग्रासलैंड जो ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट दोनों के बीच में पड़ रहे हैं। तो क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले हैं यहाँ पर है ग्रासलैंड जिसका नाम है लानोस, जो कि है वेनेजुएला के अंदर, वो ट्रॉपिकल है। एक है लानोस जो कि ओरिनोको रिवर के पास में बना हुआ है, लानोस जिसका नाम है, वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वेनेजुएला के अंदर। फिर C1, C2, C3 जो आते हैं वो आते हैं ब्राज़ील के अंदर। C1 मतलब C1, C2, C3, इसका मतलब है कटिंगास, कैंपोस, सैराडोस। क्या नाम है?
कटिंगास, कैंपोस, सैरडोस। रिपीट आफ्टर मी, कटिंगास, कैंपोस, सैरडोस। C1, C2, C3, कटिंगास, कैंपोस, सैरडोस। लानोस हो गया एक डन। अब हम देखते हैं टेम्परेट वाले में। टेम्परेट में हमें यहीं पर मिलेगा ग्रासलैंड्स, जिसका नाम है पंपास। पंपास टेम्परेट ग्रासलैंड इसका नाम है, जो कि अर्जेंटीना के अंदर प्रेजेंट है, पंपास। तो लानोज एंड कटिंगास, कैंपोस, सैरडोस तो हो गए ट्रॉपिकल, एंड जो पंपास है वो अर्जेंटीना के अंदर प्रेजेंट है, एंड उसको बोलते हैं पंपास अर्जेंटीना के अंदर प्रेजेंट है, और एक तरीके से टेम्परेट ग्रासलैंड है। यहाँ पर जो ग्रास की वैरायटी मिलती है उसका नाम है अल्फ़ा। ग्रास की वैरायटी है उसका क्या नाम है, अल्फ़ा। फिर आता है ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। यहाँ पे एक ट्रॉपिकल प्लस टेम्परेट ग्रासलैंड है, जो कि ये यहाँ कहीं पर प्रेजेंट है, मतलब बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील, ये 4 कंट्रीज इसमें आती है, और इसका नाम है ग्रैन चेको। ये है ट्रॉपिकल प्लस टेम्परेट ग्रासलैंड्स, इसका क्या नाम है, ग्रान चेको, ऐसा कुछ इसका नाम है। तो कितने हो गए ग्रासलैंड्स, लानोस, कटिंगास, कैंपोस, सैरडोस, एंड देन पंपास टेम्परेट में आ जाएगा, और ग्रैन चेको है वो ट्रॉपिकल प्लस टेम्परेट के अंदर है। तो इसके साथ साथ ग्रासलैंड्स ख़त्म। अब लेक्स एंड रिवर्स रह रही है। लेक्स की डायरेक्टली मैपिंग करेंगे इससे। सबसे पहले लेक मराकाइबो जो हम पढ़ चुके, जो कि वेनेजुएला के अंदर प्रेजेंट है, लेक मराकाइबो। फिर दूसरी लेक आती है लेक टिटिकाका। ये पेरू एंड बोलीविया के अंदर प्रेजेंट है, और जो लेक टिटिकाका है वन ऑफ द हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे होने वाली नेविगेबल लेक है। नेविगेबल लेक का मतलब होता है कि जहाँ पे हम बोट चला सकते हैं। तो एक हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे होने वाली नेविगेबल लेक है लेक टिटिकाका। पहले है लेक मराकाइबो, दूसरी है लेक टिटिकाका, जो कि बोलीविया एंड पेरू के बीच में प्रेजेंट है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। फिर आती है लेक पुप्पो, जो कि बोलीविया के अंदर प्रेजेंट है, लेक पुप्पो। मैं अभी नाम लिख दूंगी सबके, लेक पुप्पो 1, 2, 3। फिर आती है एक यहाँ कहीं पर ब्राज़ील के अंदर आती है, जिसका नाम है लेक पटोस। एक लगून लेक है, क्योंकि इस लेक के जिस पास में ओशियन है सारे, इस लेक के जस्ट पास में एक ओशियन है, इस वजह से। तो ये चार लेक्स है, लेक मराकाइबो, लेक टिटिकाका, लेक पुप्पो एंड लेक पटोस। लेक पटोस इज़ ए लगून लेक। तो ये हो गया, इसी के साथ साथ लेक्स का पार्ट भी ख़त्म। अब सिर्फ बच रही है, तो वो बच रही है रिवर्स। सबसे पहले रिवर्स का मैं अलग से लिखती जाऊंगी। सबसे पहले रिवर्स का है, तो रिवर्स में हम सबसे पहली रिवर पढ़ेंगे अमेज़ॉन रिवर। अब अमेज़ॉन रिवर का ओरिजिन देखते हैं। अमेज़ॉन रिवर का जो ओरिजिन है वो होता है पेरू से। पेरू में जो एंडीज़ माउंटेन्स है, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। फिर ये कोलंबिया में होके ब्राज़ील होते हुए ये अटलांटिक ओशन में चली जाती है, मतलब यही होगा ऑफ कोर्स डायरेक्शन। तो ये एंडीज़ माउंटेन से इसका ओरिजिन होता है, और ये कोलंबिया से होते हुए ब्राज़ील से होते हुए निकल जाती है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड, मतलब फर्स्ट लार्जेस्ट है या सेकंड लॉन्गेस्ट है, मतलब कुछ कन्फ्यूजन है इसमें। मतलब एक में तो ये नील रिवर के बाद आती है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ओके, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है और फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर है। लॉन्गेस्ट मतलब लॉन्गेस्ट सिर्फ लंबाई से देखा जाता है, जबकि लार्जेस्ट देखा जाता है इसका बेसिन कितना है, ड्रेनेज वगैरह कितना है, तो उसमें ये फर्स्ट आती है। बाकी एरिया मतलब जितनी लेंथ जितनी डिस्टेंस ये कवर करती है उस हिसाब से आती है लॉन्गेस्ट, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर में।
आफ्टर नील रिवर। तो ये चीज़ हो गया। ये पेरू से इसका ओरिजिन है, एंडीज़ माउंटेन्स है। फिर ये पेरू, कोलंबिया और ब्राज़ील से होते हुए मिल जाती है ओशियन में। ठीक है, सॉरी अगेन। ये इक्वेटर के आसपास फ्लो करती है, इस वजह से इसको बोला जाता है इक्वेटर के पास फ्लो करती है, इस वजह से ये रेन फॉरेस्ट का क्रिएशन करती है। रेन फॉरेस्ट का क्रिएशन भी करती है, एवरग्रीन फॉरेस्ट बनाती है। इनको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो उसका क्या नाम है, सेल्वास, जो ब्राज़ील के अंदर फॉर्म होते हैं सेल्वास। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का टाइप है। ये एक ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ पे फर्स्ट टाइम नेचुरल रबर मिला था। ठीक है, फर्स्ट टाइम नेचुरल रबर मिला था। फिर आते हैं हम कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज़ पे। इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज़ है। एक ट्रिब्यूटरीज़ है इसकी नेग्रो और दूसरी है मेडीरा। नेग्रो एंड मेडीरा, अमेज़ोन की 2 ट्रिब्यूटरीज़ है, नेग्रो एंड मेडीरा। प्लस इसकी 2 स्ट्रीम्स है जिनसे मिलकर इसका फॉर्मेशन होता है। एक का नाम है मंतारो एंड दूसरी है अपूरी मैक। क्या नाम है, मंतारो एंड अपूरी मैक। बस ये यहाँ पर आके इससे मिल जाती है और 6400 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। मतलब इतने डिस्टेंस ये कवर करती है इसके ओरिजिन से लेके जब तक ये मिलने जाती है ओशियन के अंदर। पहली रिवर हो गई। दूसरी रिवर देखते हैं हम, मैग्डालेना बहुत सीधी सादी सरल सी रिवर है। यहाँ से शुरू होती है, इधर चल जाती है, बस इतना ही है। कोलंबिया से शुरू होती है और कोलंबिया से ही इसका माउथ है अटलांटिक ओशन में। तो ये हो गया मैग्डालेना रिवर। फिर आती है रिवर पराना। ये ऐसे जाती है शायद। फ्लो तो यही है, ये ऐसे कुछ फ्लो करती है, रिवर पराना। तो ये ब्राज़ील से इसका ओरिजिन है और ये फिर जाती है पराग्वे में और ये फिर जाती है अर्जेंटीना में, फिर मिल जाती है ये ओशियन के अंदर। अब इन तीनों के ट्राई जंक्शन पे डैम बना हुआ है जो कि काफ़ी फेमस डैम है, जिसका नाम है इताईपू डैम। बस यही चीज़ है इसमें याद करने के लिए। रिवर पराना ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना में जाती है और फिर ये अर्जेंटीना से मिल जाती है अटलांटिक ओशन के अंदर। एक डैम बनाती है जिसका नाम है इताईपू डैम। ट्राई जंक्शन भी बोल सकते हैं, फिर इसके और इसके इन दोनों के जंक्शन पे भी बोल सकते हैं। ट्राई जंक्शन मतलब यहाँ कहीं ये बनाती है। फिर आती है एक लास्ट रिवर जिसका नाम है ओरिनोको रिवर वही रिवर है जिस पे लानोस ग्रासलैंड्स का फॉर्मेशन हो रखा है। ये इसका ओरिजिन तो है ना हमारे कोलंबिया में होता है। इसका ओरिजिन तो इसका है ना कोलंबिया के अंदर होता है, बट मेजर फ्लो वेनेजुएला में ही होता है।
लानोस ग्रासलैंड्स हो गए। इसी पर एक एंजल वाटरफॉल बनता है जो कि हाईएस्ट वाटरफॉल है 979 मीटर हाइट के साथ साथ। एंजल वाटरफॉल ओरिनोको रिवर लानोस ग्रासलैंड्स ओरिजिन कोलंबिया में होता है, बट मेजर फ्लो इसका मेजर फ्लो वेनेजुएला के अंदर होता है। एंजल वाटरफॉल बनता है वेनेजुएला के अंदर, जिसकी ऊंचाई है 979 मीटर। सो इसी के साथ साथ सारे टॉपिक्स ख़त्म होते हैं फिज़िकल के भी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।